हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। जैसा सबको पता है, हमने रिचार्ज बैच लॉन्च कर रखा है। कौन सा बैच लॉन्च कर रखा है? हमने रिचार्ज बैच लॉन्च कर रखा है। 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। मैंने बता रखा है आपको 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। कौन सा बैच है? हमारा रिचार्ज बैच है। इसका डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास के अंदर। हमारा कौन सा चलेगा? हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा डे 2। हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा डे 2 चलेगा। ठीक है, रिचार्ज बैच डे 2 चलेगा। डे 1 हमारा कंप्लीट हो रखा है। अगर किसी ने डे 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डे 1 जरूर देखें। नेशनल इनकम का और बैंकिंग का पार्ट उसके अंदर आप लोगों को कराया गया है। डे 2 डे 2 डे 2 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आ गई तबाही, आ गई तबाही, आ गई तबाही। 5 दिन में 50 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग। हमारा देखो सेंट्रल बैंक का टॉपिक चलेगा आज। क्या चलेगा? सेंट्रल बैंक चलेगा। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक चलेगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर मनी क्रिएशन तक, क्रेडिट क्रिएशन तक टॉपिक खत्म करा था। डे 1 में क्रेडिट क्रिएशन तक खत्म हुआ था। आज हमारा सेंट्रल बैंक चलेगा। ये एपेक्स बैंक है। ठीक है, ये सोल एजेंसी है जिसके पास नोट छापने का क्या होता है? अधिकार होता है। इसे हम रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसकी इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन अमेरिका, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इन इंडिया इज रिजर्व बैंक। इंडिया के अंदर क्या है? रिजर्व बैंक है। इंग्लैंड के अंदर क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब और भी देशों में रिजर्व बैंक के रूप में काम करने वाले बैंक हैं। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। ये को आरबीआई एक्ट पास कब हुआ? 1934 में पास हुआ। ये देखो हमारा आरबीआई का निशान है। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? मतलब केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है? कार्य हमारा इशुइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी, नोट छापने का अधिकार, नोट छापने का अधिकार होता है। सरकार का बैंक, सरकार का बैंक होता है। बैंकर्स बैंक और सुपरविजन रोल, मतलब बैंकों का बैंक। और पर्यवेक्षक भूमिका, लैंडर ऑफ राजोट, अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता हो गया। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी विनिमय का अभिरक्षक, विदेशी विनिमय का अभिरक्षक, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख नियंत्रण। ये हमारे बैंक के क्या है? फंक्शन है। आगे देखते हैं। सबसे पहला देखो, इशुइंग नोट के अंदर सरकार के पास, आरबीआई के पास 1 रुपए का नोट। ठीक है, 1 रुपए का नोट और बाकी जितने भी नोट हैं सारे कौन छापता है? हमारा आरबीआई छापता है। ठीक, सॉरी, हमारे देश के अंदर जितनी भी करेंसी है, जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई छापेगा, एक्सेप्ट 1 रुपए नोट। 1 रुपए के नोट को नहीं छापेगा, बाकी सारे नोट को कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा। इसीलिए बोला करेंसी अथॉरिटी, हिंदी में बता दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सरकार के जितने भी ट्रांजैक्शन होता है, सरकार के जितने भी लेन देन होते हैं वो कौन करता है? आरबीआई करती है सरकार के बिहाफ पर। बैंकर्स बैंक क्या? सुपरविजन रोल, मतलब हम अपना पैसा किसके पास जमा कराते हैं? बैंक के पास अपना पैसा जमा कराते हैं। बैंक वाले अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। बैंक वाले किसके पास जमा कराते हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। किसके पास डिपॉजिट कराते हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। इसीलिए बोला बैंकर्स बैंक। हमारा बैंक एसबीआई और इनका बैंक आरबीआई। ठीक है, सुपरविजन बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, मतलब आरबीआई ने जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, आरबीआई ने जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, उस रूल और रेगुलेशन को अगर कोई नहीं मानता तो आरबीआई क्या करती है? उस पर पेनल्टी लगाती है। आरबीआई गिव्स लाइसेंस कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, डेट कमर्शियल बैंक मेंटेन कैश रेशियो, ये सारे रेशियो। अदरवाइज आरबीआई चार्ज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अगर जो रेशियो सरकार आरबीआई ने मेंटेन करे हैं वो रेशियो नहीं बनाते तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब बैंक को, कौन से बैंक को? कमर्शियल बैंक को, मतलब वाणिज्य बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता तो आरबीआई इसकी हेल्प करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। इसीलिए बोला लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखो एक्सचेंज रिजर्व
को क्या करती है, ये रिजर्व करने का काम करती है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार को रिजर्व करने का काम करती है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। सेंट्रल बैंक एक्ट, क्लियरिंग हाउस, ट्रांसफर, सेटलमेंट, म्यूचुअल क्लेम, कमर्शियल बैंक, सिंस सेंट्रल बैंक होल्ड रिजर्व, कमर्शियल बैंक इट ट्रांसफर फंड फ्रॉम द बैंक, फैसिलिटी टू द क्लियरिंग हाउस चेक। मतलब ये जो चेक की सुविधा दे रखी है, वो चेक की सुविधा क्यों दे रखी है, जो पैसे की जरूरत कम हो, चेक से ही सेटलमेंट हो जाए। ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में क्या है, साख नियंत्रण। इसमें क्या है, जो कमर्शियल बैंक उधार देने का काम करती है। तीसरा मेन फंक्शन, कमर्शियल बैंक ज्यादा उधार देने ना लग जाए और कम उधार ना दे, तो उसको मेंटेन कराने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। ठीक है। अब देखो, मीजर टू करेक्ट एक्सीड और डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सीड डिमांड और डेफिसिट मतलब महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के दो कारक हैं। सबसे पहला फिस्कल मेजरमेंट, जो सरकार के द्वारा करा जाता है, टैक्स बढ़ा देना, टैक्स कम कर देना, इसके द्वारा। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई के द्वारा करा जाता है। ठीक है, वो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो देखो, सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ज्यादा से ज्यादा सरकार खर्च करना चालू करती है। अगर मान लो महंगाई है तो स्पेंड सरकार क्या करेगी, कम करेगी। मंदी है तो ज्यादा करेगी। टैक्स पॉलिसी, अगर महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है, ठीक है, तो क्या करेगी सरकार, इसमें टैक्स बढ़ा देगी, जिससे लोग सामान ना खरीद पाए, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। और टैक्स क्या कर देगी, कम कर देगी, मंदी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। मंदी का मतलब होता है सस्ते दामों पर लोगों के पास पैसा नहीं होता सामान खरीदने के लिए, तो सरकार रेट कम करती है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर, अभी मैंने तुम्हें बताया, सरकार क्या करती है, रेफर टू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार खर्च करेगी। ठीक है, रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए सरकार इन सब चीजों को, एजुकेशन के ऊपर, लॉ के ऊपर सरकार खर्च करेगी। ठीक है। टू करेक्ट सिचुएशन एक्सीड डिमांड, जब एक्सीड डिमांड होती है तो क्या करी जाती है, रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चे कम कर देती है। और जब डेफिसिट डिमांड होती है तो सरकार अपने खर्चे क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ऐसे ही टैक्सेशन पॉलिसी में बोला, टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो सबको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन ऑन द हाउसहोल्ड एंड प्रोडक्शन द गवर्नमेंट रिड्यूस द परचेजिंग पावर द इकोनॉमी, द अदर हैंड लोअरिंग टैक्स बर्डन, मतलब अगर टैक्स बढ़ा दिया तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, जिससे महंगाई क्या हो गई, कम हो गई। टैक्स कम कर दिया तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे महंगाई क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, मंदी ठीक हो जाती है। फिर होता है मॉनेटरी मेजर्स, सबसे पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, बैंक रेट और रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। फिर उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, मार्जिन रिक्रूटमेंट हो गया, मोरल सुएशन, ठीक है, और उसके बाद रेशियोनिंग ऑफ क्रेडिट, इसे बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, नैतिक प्रभाव और साख की राशनिंग। साख की राशनिंग। क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मात्रात्मक और क्वांटिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन को बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट की बात करिए। क्या होता है सरकारी बजट, सरकार एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है, सरकार एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है, सरकार एक लेखा वर्ष के दौरान अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड इनकम की जो स्टेटमेंट होती है, लेखा जोखा होता है, उसे बोलते हैं बजट। मतलब एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च
के बीच में जो अनुमान लगाया जाता है कितना आएगा और कितना जाएगा, इस ठीक है, इसके स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट क्यों बनाया गया? मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी रहे, जैसी अभी है सिचुएशन वैसी, ना महंगाई आए ना मंदी आए, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ठीक है। अमीर के भी ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, गरीब को आर्थिक सहायता दी जाती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का दोबारा से आवंटन करा जाता है, संसाधनों का आवंटन क्यों करा गया? जो पिछले साल की जो कमी रह गई थी उस कमी को दूर करके दोबारा से बांटा जाता है, ठीक है। फिर मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है? इसमें देखो, देर लार्ज नंबर पब्लिक एंटरप्राइजेज जो क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। बजट प्रिपेयर जब करते हैं तो इसमें प्रोविजन मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेज प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प, इन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है पब्लिक, जैसे रेलवे हो गया, इसको वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे ये लोग ये जो है सामाजिक कल्याण के लिए अपना काम करती रहे, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ना महंगाई हो ना मंदी हो। देखो, सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, एक्सपेंडिचर करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर, जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो क्या होगा? टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा, और जब डिफ्लेशन होगा तो टैक्स रेट कम करके उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, रिड्यूस टैक्स रेट एंड ग्रांट, मतलब जब डिफ्लेशन होगा तो टैक्स रेट कम कर दिया जाएगा और सब्सिडी की ग्रांट की जाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम और वेल्थ, इसमें क्या बोला? अमीर और गरीब, अमीर के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और गरीब को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है भाई। देखो, रिच सेक्शन के ऊपर टैक्स लगा दिया, मेड टैक्स सिस्टम, और पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन रिच सेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा? महंगाई और मंदी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही है दोबारा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। संसाधनों के आवंटन में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन है उनको दोबारा तरीके से बांटा जाएगा, जिससे क्या हो सके? सब लोगों को इक्वालिटी की प्राप्ति हो सके। फिर गवर्नमेंट बजट के क्लासिफिकेशन, सबसे पहला बजट रिसिट्स, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, दो प्रकार के बजट होते हैं, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। फिर इसके अंदर बजट रिसीट्स के अंदर दो चीजें होती है, रिवेन्यू, राजस्व प्राप्ति, और पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। दो, इसमें भी दो हो गया। बजट रिसीट्स रेफर टू टोटल एस्टिमेट मनी रिसीट, मतलब एक देश की सरकार कितना पैसा लेकर आती है किसी भी सेक्टर से, ये दो सेक्टर हैं तो बजट रिसीट्स हो गया। बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिवेन्यू रिसीट्स क्या है? वो भी दो प्रकार के हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स क्या? देखो, हमने बजट रिसीट्स पढ़ा, इसमें सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रिवेन्यू रिसीट्स क्या है? ऐसी रिसीट्स जिससे असेट्स कम ना हो और लायबिलिटी इंक्रीज ना हो, मतलब सामान नहीं बेचा गया ना उधार लिया गया, फिर भी पैसा आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति बोलते हैं, ठीक है। दो रिसीट्स गवर्नमेंट विच डू नॉट लीड द रिडक्शन असेट्स, असेट्स कम नहीं हुई, संपत्ति कम नहीं हुई, ना देयता में कोई वृद्धि हुई, ठीक है। टैक्स रिसीट्स, जब हम टैक्स लेते हैं, सरकार जब टैक्स लेती है तो क्या सरकार ने किसी से उधार ले रखा था? नहीं ना, फिर भी सरकार टैक्स लेती है। नॉन टैक्स रिसीट्स, जैसे मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, बिना हेलमेट का चालान कट गया तो वो नॉन टैक्स रिसीट्स आता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, ठीक है, जिसे हम टाला नहीं जा सकता। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये टाला नहीं जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स टाला जा सकता है, इसे हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। और जो
डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पर लगता है। देखो, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच पर्सन बियर बर्डन टैक्स डू नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, बर्डन ऑफ दीज टैक्स नॉट शिफ्टेबल, इसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्सेशन, ये देखो इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाया और यही टैक्स पे करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार ने टैक्स लगाया रिटेलर पर, इसने आगे इससे कस्टमर से वसूल लिया, तो ये टाला जा रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स कौन से होते हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स कौन से होते हैं? करेतर प्राप्तियां, एक होता है कर प्राप्ति, एक होता है करेतर प्राप्ति। नॉन टैक्स दोज रिसीट्स विच सोर्सेज अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा जो पैसा आता है, सरकार के पास फाइन का पैसा आ गया, सरकार के पास फीस का पैसा आ गया। एज शीट, फाइन मतलब पेनल्टी लग जाती है, चालान कट गया। फीस का मतलब जब हम लाइसेंस बनाते हैं तो फीस जमा करानी पड़ती है, वो लाइसेंस फीस हो गया। एज शीट, जब कोई मर जाता है जिसका कोई वारिस नहीं होता, मरने के बाद जिसका कोई वारिस नहीं होता, उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाती है, वो एज शीट वाला पैसा हो गया। सरकार के पास डोनेशन के रूप में विदेश से पैसा आ गया। इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, सरकार ने एक बार जो इन्वेस्ट करी थी सरकारी कंपनी से हर साल प्रॉफिट आ रहा है, वो वाला पैसा। और इंटरेस्ट, सरकार के पास इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा आता है, ये सारा पैसा नॉन टैक्स रिसीट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्ति। इसके अंदर असेट्स कम होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा पैसा जो उधार लेने पर आए या कोई सामान बेचने पर आए, वही चीज बोली है। दोज रिसीट्स गवर्नमेंट लीड क्रिएशन लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देनदारी बढ़ गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट रिडक्शन असेट्स, और देनदार असेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। मतलब ये मेरी असेट्स है, इसको मैंने बेचा तो मेरे पास पैसा आ गया, या मैंने किसी और से उधार लिया तो पैसा आ गया, तो इसमें असेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ गया ना, वो ये वाला पैसा है। देखो, रिकवरी ऑफ लोन, जिसको हमने लोन दिया था वो हमारा डेटर्स कहलाता है, और डेटर असेट साइड के अंदर आता है। हमने रिकवरी कर ली तो असेट्स क्या हो गया? कम हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो हमारी असेट थी, हमने उसे बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया। बोरोइंग, उधार ले लिया। ठीक है, रिकवरी ऑफ, मैंने तीनों चीज बता दी। बहुत जल्दी जल्दी कर लें, मैंने बोला 5 दिन में पूरा कोर्स खत्म होगा और 5 दिन में 50 मार्क्स आप लोगों के कंफर्म आएंगे। बहुत जल्दी, इतनी तेजी से कोई नहीं कराएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंतजार करना है अगली क्लास का। रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बीच में डिफरेंस, इसमें असेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये रिक्यूरिंग नेचर का है, ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर का है। ठीक है, ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, इससे कोई उधार क्रिएट नहीं होती, इससे उधार क्रिएट हो जाती है। ठीक है, टैक्स, इसमें फाइन का पैसा आता है, इसमें सामान बेचने के बाद का पैसा आता है ना। फिर उसके बाद इसी को तुमको क्लासिफाई करना है, इसको आप कमेंट करके बताओगे। देखो, लोन, कैपिटल रिसीट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, क्या आएगा? रिवेन्यू रिसीट्स, सेल कर दिया, कैपिटल रिसीट्स, डिविडेंड आ गया, क्या आएगा? रिवेन्यू रिसीट्स। प्रॉफिट है, रिवेन्यू रिसीट्स। बोरो है, कैपिटल रिसीट्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रिवेन्यू रिसीट्स। रिकवरी है लोन का, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये तुम्हें खुद करना है। देखो फॉर्मूला, टोटल रिसीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारे तुम्हारे फॉर्मूले आ गए। फिर बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, मतलब इस बार खर्चे की बात करी गई है। ठीक है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके अंदर डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, मतलब हमने पैसा खर्च तो कर दिया, असेट्स क्रिएट नहीं हुई, असेट्स नहीं खरीदी, ना हमने किसी को उधार लायबिलिटी चुकाई, दोनों में से कुछ भी नहीं करा। मतलब मेरे पास मान लो 1000 रुपए हैं,
मैंने 1000 रुपए खर्च कर दिए, खर्च करेंगे तो मैंने कोई सामान खरीदा होगा, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं करा, सामान भी नहीं खरीदा, ना मैंने उधार चुकाया, तो कहां पर खर्चा करा होगा, मैंने किसी भिखारी को दान में दे दिया होगा। तो वही सारी चीज आती है इसके अंदर। एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डोनेशन, ये सारी चीज किसके अंदर आ जाती है, हमारी रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर। मतलब ऐसा खर्चा जिससे संपत्ति का निर्माण ना हो और देयता में कोई कमी ना आए, ऐसा खर्चा हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी का उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें हो जाएगा, इसमें एसेट्स बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा हमने खर्चा करा तो हमारे पास संपत्ति आएगी, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसमें दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की पेमेंट कर दी, जब हमने लोन की पेमेंट करी तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इक्विटी शेयर, जब हमने शेयर खरीदा तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, फ्लाईओवर, ये सब बना दी तो हमारे क्या होगा, असेट्स बढ़ रही है ना, ये सारी चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंस क्या है, पेपर में बहुत बार आता है 3 नंबर का। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय, इसका डिफरेंस आता है। इसके अंदर क्या आता है, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती और असेट्स इंक्रीज नहीं होती, इसमें दोनों चीज, असेट्स इंक्रीज भी होती है, लायबिलिटी रिड्यूस भी होती है। ये रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। ये सरकार का फंक्शन होता है, ये इसके अंदर ग्रांट लोन करा जाता है और सामान खरीदा जाता है। एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, सब्सिडी हो गई, ये सारी चीज। इसमें कौन सा एग्जांपल है, सामान खरीद लेना, प्लांट और मशीनरी खरीद लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ग्रांट है, किसके अंदर आएगा, डोनेशन के अंदर आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसके अंदर आएगा ये, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। प्राइवेट फर्म के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, टेकिंग ओवर प्राइवेट फर्म बाय गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सब्सिडी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ शेयर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक प्रोसेस बताना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, K बराबर 1/MPS होता है, K बराबर डेल्टा Y/डेल्टा I। ये 3 फॉर्मूले होते हैं K के। K का मतलब होता है मल्टीप्लायर। देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम हमारी 100 से बढ़ी, कंजप्शन हमने खर्चा कर दिया, जब हमने खर्चा करा तो किसी की इनकम बनी होगी, ये इनकम आ गई, फिर हमने खर्चा करा, फिर इनकम बनी, ऐसे ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ये देखो प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट करेगी, इनकम में चेंज होगा, जब इनकम में चेंज होगा, हमने इन्वेस्ट करा, किसी की इनकम होगी, उसने भी खर्चा करा होगा, फिर किसी की इनकम होगी, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। समझ में आ गया। यही देखो K बराबर डेल्टा Y/I, 500/100 कर दिया। ये देखो टोटल पैसा कितना है, 500, 100 कर दिया, डिवाइड कर दिया 500, K बराबर डेल्टा Y/डेल्टा I होता है। इसकी वैल्यू 500 है, डेल्टा I की वैल्यू 100 है, डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स आ गया। कितना आ गया, 5 टाइम्स आ गया। कितना आ गया, तो 5 टाइम्स आ गया। ये देखो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, और यहां पर भी 5 टाइम्स, दोनों तरीके से हम कर सकते हो। एक्स एंड सेविंग रेफर टू प्लान सेविंग, पहले प्लान करके करा जाता है तो एक्स एंड सेविंग होता है। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान करके करा जाएगा तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, जो इस समय एक्चुअल में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे हम बोलते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। फिर आप लोगों ने अगर डे 1 आप लोगों ने डे 1 नहीं देखा तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो वहां पर जाके आप डे 1 दे सकते हैं। हमारा प्लेज चल रहा है 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। कौन सा प्लेज है, 5 दिन 50 मार्क्स कंफर्म। हमारा आज का जो टॉपिक था वो डे 2 था। मैं सिर्फ इसके अंदर बहुत फास्टली थ्योरी करा रहा हूं, बहुत फास्टली थ्योरी करा रहा हूं, जिससे क्या होगा, आप लोगों के 50 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को डीपली स्टडी करनी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे चैप्टर्स की मैंने डीपली स्टडी करा रखी है, ठीक क्लास। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। इतना भी पढ़ लिया तो जो नालायक बच्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।